हेलो क्लास 10th। आज मैं आपको विज्ञान विषय का सेट बताने वाली हूँ। ये जो है सेट ए है और ये बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उनका ये अभ्यास प्रश्न पत्र है और इसमें जो है आपको सेट में पेपर आएंगे। जैसे सेट ए ये दिया हुआ है, वैसे इसके 4 सेट रहेंगे बी सी डी, जिसमें क्वेश्चंस तो वही रहेंगे लेकिन क्वेश्चन के सीरियल नंबर जो रहेंगे ऊपर नीचे रहेंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर मिलेंगे। और इसमें आपको क्या रहेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए रहेंगे। क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा और जिसमें आपको ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और इनमें टोटल आपके 30 अंक रहेंगे। वैसे 5 से 16 तक के क्वेश्चंस जो हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और ये आपको राइट करने हैं 30 शब्दों में। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 17 से 19 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से 22 तक 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और उसने ये भी बताया है कि जिन क्वेश्चंस में आपको चित्र की ज़रूरत होगी, मतलब जहाँ जहाँ आपको डायग्राम बनाने बोला है, चित्र बनाने बोला है, तो वहाँ पर आपको उनका क्लीन और मतलब लेबल डायग्राम बनाना है, नाम भी लिखना है और क्लीन चित्र भी बनाने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या करना है, हमें सही विकल्प चुनकर लिखने हैं और ये आएंगे आपके 8 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। और पहला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो वो अभिक्रिया क्या है, अ ऊष्माक्षेपी, ब संयोजन, स ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन और द आपका ऊष्माशोषी। तो ये अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन है या संयोजन एवं ऊष्माक्षेपी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, चमकदार अधातु है। देखिए मोस्ट ऑफ जो धातु रहती है ना वो चमकदार नहीं होती, लेकिन ऐसी एक अधातु है जो क्या है, चमकदार है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं आपको, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन। तो आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है, चमकदार होती है। क्वेश्चन 3, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क एक तंत्र का भाग है, वृक्क है जो क्या करता है, मतलब कौन सी क्रिया करता है शरीर में, क्या ये पोषण करता है, श्वसन, उत्सर्जन या फिर परिवहन। तो ये करता है उत्सर्जन। मनुष्य में वृक्क तंत्र जो है वो किसका काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा में, मादा के मतलब पूछ रहा है कि मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय ये तो मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका और अंडवाहिनी। तो जो शुक्रवाहिका है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र नहीं है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़ी, 22 जोड़ी, 1 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी। तो मनुष्य में तो टोटल गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती है, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं कॉमन होते हैं, लेकिन 1 जोड़ी जो होता है वो दोनों में अलग होता है और वही होता है लिंग गुणसूत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर स आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, मतलब आप दर्पण से कितनी भी दूरी खड़े रहें लेकिन आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखता है। तो ऐसा जो दर्पण है वो क्या होगा, केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा या फिर ये समतल और उत्तल दोनों ही होंगे।
तो वो पूछ रहा है कि किस दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूर खड़े रहें, आपका प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होता है। तो क्या ये दर्पण समतल है, अवतल है, उत्तल है, या तो समतल या उत्तल है। तो जो समतल दर्पण होता है ना, उसमें तो सीधा प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन चाहे कितनी भी दूरी हो वो सीधा ही दिखाई देगा। तो ये कंडीशन आती है, या तो वो दर्पण को समतल होना चाहिए या तो फिर उस दर्पण को उत्तल होना चाहिए। नंबर 7, 1 एम्पियर का मान होता है। 1 एम्पियर का मान कितना होता है? 1 कूलाम प्रति सेकेंड, 1 वोल्ट प्रति कूलाम, या 1 जूल प्रति कूलाम, या फिर कूलाम सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 कूलाम प्रति सेकेंड जो है 1 एम्पियर का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या मोटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे 8 ऑप्शंस 8 मार्क्स के कंप्लीट होते हैं। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र खालिस्तान है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, अशुद्धियाँ खालिस्तान कहलाती हैं। तो अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, अशुद्धियाँ अधात्री कहलाती हैं। ब्लैंक हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आपको आयोडीन अनिवार्य होता है? तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसके संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। क्वेश्चन 4, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें खालिस्तान पुष्प कहते हैं। एक ही पुष्प में दोनों चीज़ें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। क्वेश्चन 5, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हाफ। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह खालिस्तान से दूर हट जाती है। तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्वेश्चन 7, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को खालिस्तान कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। यहाँ पे हमारे 7 ब्लैंक्स जो हैं वो एंड होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। सही जोड़ी मिलाइए। क्वेश्चन आपको ऑप्शन ए पे दिया हुआ है, सिरका, पारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अलैंगिक प्रजनन, वंशागत लक्षण, प्रकाश का प्रकीर्णन, विद्युत धारा, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, और बी कॉलम में आपको दिए हुए हैं कायिक प्रवर्धन, जोड़े कर्णपाली, अमलगम, अमीटर, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, एक दिशिक, एथेनोइक अम्ल और टिंडल प्रभाव। तो चलिए देखते हैं। सिरका क्या है? एथेनोइक अम्ल। पारा जुड़ जाएगा आपका अमलगम से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। अलैंगिक प्रजनन होता है कायिक प्रवर्धन। वंशागत लक्षण जुड़े कर्णपाली। प्रकाश का प्रकीर्णन आ जाएगा आपका टिंडल प्रभाव। विद्युत धारा आपका जुड़ जाएगा अमीटर से। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो होता है एक दिशिक होता है। तो ये रही हमारी सही जोड़ी, जो ये भी आपकी कितने मार्क्स की थी? 8 मार्क्स की थी।
अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे उन्होंने दिया है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो है फर्स्ट, CaOCl2 का प्रचलित नाम है। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? तो पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए पर्णहरित वर्णक उत्तरदायी होता है। पर्णहरित। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है न्यूरॉन। DNA का पूरा नाम लिखिए। तो DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है इसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर है। क्या है? डायप्टर। सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए हुए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दर्शन के लिए दूरी होती है अल्पतम जो है वो 25 मिनिमम डिस्टेंस। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की। तो यहाँ पे आपके 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं सारे एंड होते हैं। ये आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको आंसर्स लिखने हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं। मतलब जैसे तेल एवं वसा युक्त पदार्थ जो होते हैं, मतलब जो तेल से बने हुए तेल या जिसमें तेल होता है, तो वो जो खाद्य पदार्थ जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? उपचयित होकर विकृत गंध उत्पन्न करते हैं। क्या होते हैं? वो उपचयित हो जाते हैं और उनसे क्या आने लगती है? गंध आने लगती है और एवं उनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। अतः इन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है कि इनको नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है ताकि यहाँ से ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है वो ख़त्म हो जाए और जो तेल एवं वसा युक्त पदार्थ हैं वो उपचयित ना हो और सुरक्षित रहें। इसलिए तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है या नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन के और में हमें क्वेश्चन दिया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए हम इसका आंसर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर को विस्थापित किया जाता है और लोह सल्फेट का निर्माण होता है। तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। तो CuSO4 में जब लोहे की कील मतलब कि Fe को डुबाया जाता है तो जो Fe है मतलब आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सक्रिय होता है। तो वो क्या करता है? कॉपर को हटा देता है और कॉपर की जगह पे आयरन जो है यानी कि लोहा जो है वो जुड़ जाता है और क्या बनाता है? लोह सल्फेट बनाता है। तो इसीलिए जो लोह सल्फेट होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से उसका कलर बदल जाता है और ये क्या कर देता है? कॉपर को वहाँ से अलग कर देता है, कॉपर अलग ही हो जाता है। तो ये रिएक्शन कर लेता है कौन? लोहा कॉपर सल्फेट में, इसलिए इस पूरे विलयन का कलर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके जो हम आंसर बता रहे हैं, तो यदि आपको इनके आंसर पहले से ही याद है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर हम आपको बता रहे हैं वही आंसर आपको लिखने हैं। आप क्या कर सकते हैं? इनके आंसर्स जो आपको याद हैं या फिर जो अपने मन से आप बना सकते हैं वो आंसर भी लिख सकते हैं। इनके क्वेश्चंस के जो आंसर हम बताते हैं ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए है। आप अपने मन से या आपके पहले से पढ़े हुए आंसर्स भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण
प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब वे ऑक्साइड जो अम्ल से भी, मतलब एसिड से और बेस से, दोनों से क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, लवण प्रदान करते हैं, मतलब सॉल्ट बना लेते हैं। तो ऐसे जो होती है अभिक्रियाएं या ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है Al2O3+6HCl। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो क्लोरीन से जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। 2AlCl3+3H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है। वैसे ही यदि Al2O3 किससे रिएक्शन कर ले, 2NaOH से रिएक्शन कर ले, तो ये बना लेता है 2NaAlO2+H2O। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। तो ये क्या है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल आपको है Na2O+H2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड प्लस जल, तो क्या बन जाता है, 2NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। देखिए इसी के और में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, आघात वर्धनीयता एवं तन्य को परिभाषित कीजिए। किसको आघात वर्धनीय एवं तन्य को परिभाषित कीजिए। आघात वर्ध धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं। मतलब जब धातुओं को पीटते हैं तो धातुओं को पीटने पे क्या होता है, एक चादर सी बन जाती है, मतलब सीट बना लेते हैं। तो इस गुणधर्म को ही आघात वर्ध कहते हैं। वैसे ही पूछा है कि तन्यता क्या होती है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। यदि चादर बन जाती है तो आघात वर्ध, और पतले तार के रूप में बना दिया तो क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, साबुन और अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। साबुन और अपमार्जक मतलब सोप और डिटर्जेंट में आपको क्या बताने हैं, डिफरेंस बताने हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, ये कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। चाहे हार्ड वाटर हो चाहे आपका सॉफ्ट वाटर हो, दोनों में ही ये क्या करते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं। जबकि जो साबुन है ये केवल मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करते हैं। सिर्फ ये किस में करते हैं, मृदु जल में। जबकि अपमार्जक जो हैं वो कठोर एवं मृदु दोनों ही जल में झाग उत्पन्न करते हैं, और साबुन मृदु जल में झाग उत्पन्न करता है। ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं। ये अविलेय पदार्थ नहीं बनाते, जबकि जो साबुन है वे कठोर जल में उपस्थित CaNMG मतलब कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये अविलेय पदार्थ बनाते हैं। अपमार्जक कपड़े अधिक साफ़ करते हैं, मतलब जो अपमार्जक होते हैं वो अच्छे से सफाई करते हैं, कपड़ों की साफ़ करते हैं, और साबुन अपमार्जक की तुलना में कपड़े कम साफ़ करता है। ये इसके कंपैरिजन में कम साफ़ करता है कपड़ों को। इसके और में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। समजातीय श्रेणी यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। मतलब समजातीय श्रेणी यौगिक ऐसे यौगिकों की श्रेणी है जिनको एक सामान्य सूत्र से निरूपित किया जा सके। उदाहरण के लिए एल्केन CnH2n+2 या फिर एल्कीन CnH2n। तो यही होते हैं समजातीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 8, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका यहाँ देखते हैं हम। मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देती है। जो मुंह में हमारी लार उपस्थित रहती है ना, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो वो जो लार है वो हमारे मतलब
दांत हमारे भोजन को चबाते हैं तो वो भोजन पे क्या मिल जाती है, लार मिल जाती है। और जब भोजन में लार मिल जाती है तो भोजन बहुत ज़्यादा चिकना और लसलसा बन जाता है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है। क्या कर देते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, शर्करा में तोड़ देती है इसको, है जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं, जो सिंपलेस्ट एटम्स होते हैं, सिंपलेस्ट अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। तो इसलिए जो है लार जो है भोजन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके और में हमें क्वेश्चन पूछा है, श्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और इसके उत्पाद क्या हैं। आंसर, श्वापोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियाँ हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके उत्पाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन हैं। तो जो स्वपोषी पोषण मतलब होता है जिसमें क्या होता है, कौन सी परिस्थितियाँ ज़रूरी होती हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इससे जो बनते हैं प्रोडक्ट वो होते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसके प्रोडक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए। किसके लाभ लिखने हैं हमें, कायिक प्रवर्धन के। तो कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ हैं। पहला है हमारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन जो होता है ना, इसमें जो नए पौधे मतलब नए जो पौधे बनते हैं, जो इंडिविजुअल प्लांट्स बनते हैं, वो क्या थोड़े ही समय में ही हमें मिल जाते हैं। और सेकेंड है, सभी नए पौधे मातृ पौधे के समान होते हैं। तो जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो अपने मैटरनल प्लांट की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के और में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के में है और में है, हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया लिखिए, ठीक है। तो हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, वयस्क हाइड्रा के शरीर से बल्ब के समान एक उभार या मुकुल बनता है। जैसे कि ये है आपका पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। तो पेरेंट हाइड्रा में ऐसे बल्ब की तरह, ठीक है, बल्ब की तरह उभार होता है जिसे बोलते हैं मुकुल, ठीक है। तो कोशिका का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है और क्या होता है, यहाँ से जो मुकुल मिला है ये ऐसे पुत्री हाइड्रा के फॉर्म पे, ठीक है, मतलब कि डॉटर हाइड्रा के फॉर्म पे निकलता है बाहर, एक केंद्रक तथा जीव द्रव उभार में चला जाता है। और ये उभार में मतलब पूरा ये मैच्योर होगा और फिर क्या होगा, मुकुल तेज़ी से वृद्धि करता है, ये बहुत फास्ट जो है वो ग्रोथ करता है एवं पुत्री हाइड्रा बना देता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, ये पुत्री हाइड्रा बन गई। अब पुत्री हाइड्रा जनक हाइड्रा से अलग हो जाती है। जब ये डेवलप हो जाती है तो ये इसके जो जनक हाइड्रा है मतलब कि पेरेंट हाइड्रा है उससे अलग हो जाती है और फिर क्या करती है, अलग होकर वृद्धि एवं विकास करके वयस्क हाइड्रा बन जाता है। ये वयस्क हाइड्रा इस तरीके से बना देता है। तो इस तरीके से जो हाइड्रा है उसमें मुकुलन की क्रिया होती है। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी चीज़ का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। तो विभिन्नता यदि होती है तो कौन सी चीज़ों का अस्तित्व बढ़ जाता है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज़ के अस्तित्व की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह स्पीसीज स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम हो जाती है। मतलब जैसे जैसे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं तो इससे स्पीसीज के अस्तित्व की संभावनाएं इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह स्पीसीज स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम हो जाती है, उसको अडॉप्ट कर लेती है वहाँ के एनवायरनमेंट में। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है।
ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन 10 के और में क्या क्वेश्चन आया था हमें, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो प्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब जब संकरण होता है और जो लक्षण फर्स्ट जनरेशन पे दिखाई देते हैं तो वही जो लक्षण होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और अप्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण नहीं दिखाई देते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये इसका अपोजिट होता है। यदि संकरण हुआ और संकरण के पश्चात जो प्रथम पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन में उसमें वही लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है। इस कथन से क्या आशय है। इस क्वेश्चन का आंसर है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका तात्पर्य यह है कि वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा हीरे में प्रकाश की चाल 2.42 गुना कम होती है। मतलब जो प्रकाश है वो वायु में, ठीक है, तात्पर्य है कि वायु में प्रकाश की चाल जो होती है की अपेक्षा हीरे में प्रकाश की चाल 2.42 गुना कम होती है। ये कम होती है इसकी चाल, प्रकाश में किसकी चाल कम होती है, प्रकाश की चाल हीरे में 2.42 गुना कम होती है। दूसरे शब्दों में वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होता है। तो इसी का अर्थ है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से। उत्तर और में क्वेश्चन पूछा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, और जो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है उसमें रिलेशन होता है F = R/2 का। तो जब हमारे पास में R कितना है 32 है और इसका /2 हो जाएगा तो आपके पास में 16 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का रिलेशन ये होता है और इन पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको 16 सेंटीमीटर इसकी क्या मिल जाएगी, फोकस दूरी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा वो है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। किसके नियम बताने हैं हमें, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण जो रहेगा वो परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। और दूसरा यह है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब तीनों चीज़ें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों ही एक ही तल में होते हैं। तो ये हैं आपके परावर्तन के नियम। और का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो किस स्थिति में कौन सा दर्पण यूज़ होता है ये आपको बताना है। तो किसी कार का हेडलाइट, तो किसी कार का जो हेडलाइट होता है उसमें यूज़ होता है अवतल दर्पण। और किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, वाहन का पश्च दृश्य दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे है, विद्युत परिपथ आरेख में उपयुक्त होने वाले किन्हीं 4 अवयवों के प्रतीक दर्शाइए। तो ये रहे आपने विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले 4 अवयव, यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। इसके अलावा भी और भी आपके प्रतीक होते हैं, उन्हें भी आप पढ़ लेंगे। विद्युत सेल का प्रतीक होता है ऐसे, ठीक है। अब एक से ज़्यादा सेल जब जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है बैटरी का सिंबल या प्रतीक। वैसे ही प्लग कुंजी अथवा स्विच कुंजी, ये आपकी खुली
कुंजी होती है, वैसे प्लग कुंजी अथवा स्विच कुंजी, मतलब कि बंद वाली, बंद में यहाँ पे बीच पे डॉट लगा होता है। और आपका नेक्स्ट है प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक का प्रतीक इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक और उनके नाम हैं। चलिए इसके और में देखते हैं क्या दिया है। और में फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाता है। तो फ्यूज तार किस तरीके से मतलब हमारा परिपथ है उसको नष्ट होने से बचाता है। तो जब वोल्टेज का मान सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है, मतलब जब हाई वोल्टेज हो जाता है, मतलब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, सीमा से अधिक हो जाता है, तो फ्यूज तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो वो जब हाई वोल्टेज सप्लाई हो जाता है तो फ्यूज़ तार जो है उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, मतलब वो गर्म होने लगता है, अधिक बढ़ जाता है और यह पिघल जाता है। तो वो फ्यूज़ तार क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इस प्रकार विद्युत परिपथ टूट जाता है। तो क्या होता है, सर्किट टूट जाता है तथा उपकरण नष्ट होने से बच जाते। तो यही तरीका है कि जो फ्यूज तार है वो हमारे उपकरणों को खराब होने से बचा लेता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम इन क्वेश्चंस के आंसर। यदि आपके पास में पहले से लिखे हुए हैं तो आप उन आंसर्स को भी तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं आंसर को याद करना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। आपको किसके गुण लिखने हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखने। तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं। कहाँ से, उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं, मतलब नॉर्थ पोल से, तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं और साउथ पोल पे विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है, इस तरीके से चलती हैं वो ऐसे। तो ये क्या होते हैं, बंद वक्र होता है। इसके और में हमें पूछा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आपका ये है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मतलब फर्स्ट फिंगर, लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर रहती है वो, और मध्यमा मतलब कि मिडिल फिंगर, और आपका अंगूठा मतलब कि थंब को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। मतलब तीनों को हम फैलाते हैं, लेफ्ट हैंड के थंब को और क्या नाम है आपकी फर्स्ट फिंगर को, ये वाली और ये तीनों को एक साथ फैलाते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, तो यहाँ पे तर्जनी जो है मतलब फर्स्ट फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा को, और मिडिल फिंगर चालक में प्रवाहित धारा को बताए, तथा अंगूठा चालक पर बल की दिशा को बताता है। किसको दिखाता है, फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है। तो इस तरीके से ये है आपका कौन सा, बाएं हाथ का नियम। किसका, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा क्या है। डीसी और एसी आपको पूछ रहा है कि ये क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा जिसकी दिशा आवधिक रूप से बदलती है, मतलब जिसकी डायरेक्शन जो है वो बदलती है, तो वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा विद्युत धारा जिसकी दिशा हमेशा समान रहती है, इसकी दिशा बदलती नहीं है। दिष्ट धारा की दिशा नहीं बदलती, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवधिक रूप से बदलती रहती है। इसके और में हमें क्वेश्चन पूछा है 15 के और में है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। तो इसका आंसर है जब परिपथ में विद्युतमय तार
तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं। कौन से तार? जब परिपथ में विद्युतमय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघु पतन होता है। तो वहाँ पे प्रतिरोध नहीं होता है। जब दो तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो उसमें प्रतिरोध शून्य हो जाता है और इसी की वजह से क्या होता है? परिपथ में लघु पतन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछा है पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, मतलब डिटर्जेंट। तो पारितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। क्या करते हैं? ये परितंत्र में जो अपमार्जक हैं यदि ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। ये मृत शरीर को अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। वे जटिल कार्बन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। तो पारितंत्र में इस तरीके से जो है क्या करते हैं? अपमार्जक की भूमिका होती है। 16 के और में हमें क्वेश्चन पूछा है जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, उदाहरण लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ वो होते हैं जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ जो हैं प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि सब्जी व फलों के छिलके, कागज़, भोजन आदि, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब क्या है? जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी दीजिए। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया होती है, इसका हमको क्या देना है? उदाहरण भी देना है और इससे बताना है कि ये एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया क्यों है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एकल पदार्थ वियोजित होकर मतलब कि टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ देते हैं उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण CO3, ठीक है, ये क्या दे रहा है? CaO CO2 एकल पदार्थ है जो वियोजित होकर दो आपको पदार्थ दिया है, तो ये हो गई आपकी वियोजन अभिक्रिया। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जबकि संयोजन में क्या हो रहा है? दो पदार्थ जो हैं ये CaO + CO2 ये मिलकर CaCO3 बना रहे हैं। तो उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में दोनों समीकरण समान किंतु विपरीत स्थितियां दर्शा रहे हैं। इस कारण वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के और में हमसे पूछा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन + क्लोरीन, दिस इम्प्लाइज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो चलिए इसके लिए देखते हैं संतुलित समीकरण क्या होगा। इसके लिए संतुलित समीकरण होगा H2 मतलब हाइड्रोजन + Cl2 क्लोरीन, दिस इम्प्लाइज 2HCl। देखिए इधर हाइड्रोजन के 2, इधर भी 2 और क्लोरीन के 2 तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन + क्लोरीन दिस इम्प्लाइज हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक समीकरण है। वैसे ही नेक्स्ट आपको पूछा है जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3। तो ये रिएक्शन करके बना रहा है जिंक ऑक्साइड, तो ZnO + कार्बन डाइऑक्साइड + CO2। तो ये इसका रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट आपको पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इम्प्लाइज कैल्शियम कार्बोनेट + जल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH + कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इम्प्लाइज कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 + वाटर मतलब कि जल। तो ये यहाँ पर आपकी ये संतुलित रासायनिक समीकरण है।
क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा है, निम्न हार्मोन्स के कार्य लिखिए। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक अम्ल। तो चलिए इनके हम हार्मोन्स के कार्य देखते हैं। ये हमारा पहला है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का काम होता है बीज अंकुरण को प्रेरित करना। ये क्या काम करता है? ये बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। दूसरा, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि भी करता है। दूसरा हमसे पूछा है ऑक्सिन, और ऑक्सिन का कार्य क्या है? ऑक्सिन का कार्य है पत्तियों का विलगन रोकना और फसलों को गिरने से बचाना। वैसे ही थर्ड हमसे पूछा है एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल का कार्य है वृद्धि को रोकना और पत्तों के गिरने की क्रिया को बढ़ाना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 के और में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 के और में है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? मधुमेह मतलब कि डायबिटीज़। तो जो मधुमेह के रोगी होते हैं उन पे क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन शर्करा रक्त को नियंत्रित करता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। मधुमेह के रोगी में, जो मधुमेह के रोगी होते हैं, तो मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि के अल्प सक्रियता के कारण, तो उसमें जो मधुमेह के जो की बीमारी होती है, जिनको डायबिटीज़ होती है, तो उनका जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो अल्प सक्रिय ग्रंथि हो जाती है। तो अल्प सक्रियता के कारण यह हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। कौन? इंसुलिन, जो किसको नियंत्रित करता है? रक्त शर्करा के। तो अब अग्नाशय जो है वो क्या हो गया? अल्प सक्रिय हो गया। अल्प सक्रिय हो गया तो वो हार्मोन कम क्या करता है? कम स्रावित करता है, स्रावित होता है, जिससे रक्त शर्करा बढ़ जाती है। तो अब ये कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि कम स्रावित हो रहा है, तो इसलिए क्या होता है? रक्त शर्करा बढ़ जाता है। इसके शरीर पर घातक परिणाम होते हैं और इसके रिजल्ट बहुत ख़राब होते हैं। इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रक्त शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। तो इसलिए बाहर से इंसुलिन दिया जाता है और इंसुलिन दी जाती है उसे इंजेक्शन के थ्रू। तो इससे क्या हो जाता है? उसका रक्त शर्करा जो है नियमित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो जो हमारा आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों होता है? इसका आंसर है, प्रकाश के रंगों में से नीले रंग में फैलने की क्षमता अधिक होती है। तो जो प्रकाश के रंग होते हैं ना, तो उसमें सबसे अधिक फैलता है कौन सा रंग? नीला रंग। तो प्रकाश के रंगों में से नीले रंग में फैलने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आकाश में आने वाले रंगों में नीले रंग की मात्रा अधिक होती है। सबसे ज़्यादा फैलता है, इसलिए जो भी आकाश से रंग आते हैं उनमें नीले रंग की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके और में हमसे पूछा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दिखाइए। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और ये प्रिज्म से आपको समझाना है। तो इसका आंसर देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, किससे गुजरता है? प्रिज्म से गुजरता है, तो वह अपवर्तन के पश्चात, जब प्रिज्म से गुजरा लाइट तो क्या करता है? वो अपवर्तन करता है। तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने, तो वो क्या होता है? जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसका अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? वो प्रिज्म के आधार की ओर झुकते हैं। झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है वो, और विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं, इसे ही वर्णक्रम कहते हैं। तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो सफ़ेद रंग है वो बहुत सारे रंगों में विभक्त हो जाता है और इसी क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जब प्रिज्म होता है, प्रिज्म से लाइट गुजरा, अब उसका क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। तो अपवर्तन होने के कारण जो वो है प्रकाश की किरणें वो किसकी तरफ झुक जाती हैं? उसके आधार की ओर झुक जाती और रंगों में विभाजित हो जाती। और इस तरीके से श्वेत रंग का विभिन्न रंगों में विभाजित होना, अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए तो हम इसका प्रिज्म में डायग्राम देखें।
ये इस तरीके से ये प्रिज्म होता है, ये लाइट आता है, यहाँ से अपवर्तन होता है तो ये प्रिज्म के आधार की ओर झुकते हैं, ये आधार है, आधार की ओर झुकते हैं और ये प्रकाश जो है ये 7 रंगों में विभाजित होता है। तो यही क्रिया होती है प्रकाश किरण के विक्षेपण की। क्वेश्चन नंबर 20, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल, ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो आपको बताना है कि जो HCl और HNO3 हैं वो अम्लीय लक्षण दिखाते हैं लेकिन जल में, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो यहाँ पर अम्लीय विलक्षण नहीं प्रदर्शित करते। ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं इसका आंसर। HCl, HNO3 आदि को जल में घोलने पर ये अम्ल H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इनका जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि इसके विपरीत अल्कोहल और ग्लूकोज को जल में घोलने पर ये H+ आयन नहीं देते। HCl और HNO3 जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज क्या है? H+ आयन नहीं देते। इस कारण इनके विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में हमसे पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? समीकरण लिखकर व्याख्या कीजिए। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको आर्द्ररोधी मतलब नमी से दूर क्यों रखा जाता है, इसका आपको समीकरण लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर जल अवशोषित करके जिप्सम में बदल जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? नमी को अवशोषित कर लेता है जल और क्या करता है? जल को अवशोषित करके जिप्सम में बदल जाता है और जम जाता है। यही कारण है कि इसे आर्द्ररोधी बर्तन पे रखा जाता है। जैसे CaSO4 2 H2O + 3 H2O। तो दिस इम्प्लाइज 2CaSO4 2 H2O। इस तरीके की इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र दर्शाइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला आ जाएगा हमारा मीथेन, CH4 इसका सूत्र होता है और इसकी संरचना होती है ये सिंगल कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हुए हैं। दूसरा होता है एथेन जो होता है C2H6, ये 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। तीसरा है प्रोपेन C3H8, तो इसका फॉर्मूला है C3H8 और इसकी संरचना 1 2 3 कार्बन और ये 8 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। वैसे ही ब्यूटेन का है C4H10 और ये इसकी रासायनिक संरचना है, संरचना सूत्र है। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन। चलिए देखते हैं इसके और में हमारा क्वेश्चन है, निम्न के संरचना सूत्र लिखिए कोई 2। एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र होता है CH3COOH। तो इसको हम संरचना सूत्र से बना सकते हैं। एक कार्बन लिया, उससे 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ा और फिर हम इधर COOH को जोड़ देते हैं। वैसे ही प्रोपेनॉल का होता है C3H8O और ब्रोमोपेंटेन का होता है CH3COOH, जिसको हम इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला रहा है आपसे कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मानकर चलिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक ना एक स्वच्छ नामांकित चित्र तो आना ही है। तो इसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही क्वेश्चन आपके चित्र वाले हैं और में, ठीक है। तो आपको सारे जो है चित्रों की प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र पूछा है और मनुष्य की आहार नाल बोला है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। ये रहा मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। तो यहाँ पे होता है, क्या नाम है आपका, अधिवृक्क ग्रंथि
वृक्क शिरा, वृक्क धमनी, कार्टेक्स, बायां वृक्क, दायां वृक्क, मूत्र नली, पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और ये होता है मूत्र मार्ग। तो ये है आपका मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। और इसके और में जो है वो है हमारा मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र। तो ये रहा इसका आहार नाल का नामांकित चित्र। तो इसकी भी आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके आप नाम भी याद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेट जो है उसका पूरा की पूरा सॉल्यूशन हो गया है। तो इससे आप ज़रूर पढ़ लेंगे। थैंक यू।